हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये टोटल जो रूल हैं ये 60 हैं जो इंडस्ट्रीज में हमारे काम आएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ उन रूल के बारे में बात करेंगे जो रूल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में जो यूज होते हैं। रूल तो बहुत सारे हैं लेकिन वो सारे के सारे किसी कंपनी में यूज नहीं होते हैं। वो कुछ बिजली विभाग वालों के लिए होते हैं। तो बिजली विभाग वालों के लिए हमने नहीं देखना है, हमने सिर्फ इंडस्ट्रीज वाले देखना है। तो इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आई रूल जो भी हैं, तो इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है 29। ठीक है, 29 क्या कहता है कि विद्युत आपूर्ति लाइन उपकरण निर्माण जो भी होगा, जो भी विद्युत की लाइनें लगाई जाएंगी या जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, वहाँ पर हमें सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा स्विच गियर लगाना है जो उसकी रेटिंग के हिसाब से हो और जो मैकेनिकली भी स्ट्रांग हो, है ना। और उसमें जहाँ भी अपने लगाना है तो लगाने से पहले ये भी देखना है कि वहाँ पर कोई मतलब इंसान या कोई जानवर की वो पहुंच में न हो। तो विद्युत आपूर्ति लाइन उपकरण का निर्माण, स्थापना, सुरक्षा, संचालन और रखरखाव, ये रूल नंबर 29 कहता है। ठीक है, और क्या कहता है ये कि जो भी हम जैसे स्विच गियर लगा रहे हैं, चाहे ईएलसीबी हो, चाहे एमसीबी हो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच गियर हो, वो स्विच गियर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से आईएसआई मार्क या बीआईएस स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जो अगर ये स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं वो आइटम हमें नहीं लगानी चाहिए। तो रूल नंबर 29 ये कहता है। रूल नंबर 33। रूल नंबर 33 क्या कहता है कि उपभोक्ता के परिसर में, उपभोक्ता मतलब जो भी यूज कर रहा है उसके परिसर में अर्थयुक्त टर्मिनल होना चाहिए। जैसा कि आप ये इसमें वीडियो में देख पा रहे हो कि इसमें एक मोटर है और मोटर में ये दो अर्थ की तार जुड़ी हुई हैं। तो हमारा जो रूल नंबर 33 है वो ये कहता है कि जो भी चीज़ हमने लगाई है, जो भी मशीन लगाई है या जो भी इक्विपमेंट लगाया है, वो दो अलग अलग अर्थ से दो अलग अलग जगह, इक्विपमेंट की जगह पर दो अर्थ कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा रूल नंबर 33 कहता है। ठीक है, और इसकी जो अर्थिंग की जिम्मेवारी होगी वो उपभोक्ता की होगी और उपभोक्ता इसको कराएगा। रूल नंबर 35। रूल नंबर 35 क्या कहता है कि हर जहाँ पर हमारा 415 वोल्ट, 400 वोल्ट या 440 वोल्ट या 11 केवी की जहाँ एलटी या एसटी की पावर सप्लाई है, वहाँ पर ये डेंजर का बोर्ड लगाना आवश्यक है। और डेंजर का बोर्ड जो भी लगेगा वो एक तो इंग्लिश भाषा में होगा, एक हिंदी भाषा में होगा और दूसरा उस पे उस जिले की लोकल लैंग्वेज में भी डेंजर लिखा होगा। और एक खोपड़ी वाला निशान और ये हड्डियों वाला निशान भी बना होगा। ये हमारा रूल नंबर 35 सूचना देता है कि ऐसा हमें करना है। खोपड़ी वाला निशान इसलिए लगाया जाता है कि जिस आदमी को किसी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो आदमी कम से कम इस फोटो को देख के जान ले कि इसको हाथ में लगाना है और ये खतरा है। ठीक है, अब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 36। इंडियन इलेक्ट्रिक एक्ट 36 क्या कहता है कि जो भी आदमी बिजली का काम करेगा उस आदमी के पास दस्ताने, रबड़ के जूते, सुरक्षा बेल्ट, सीढ़ी, अर्थिंग डिवाइस जो किसी चीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए, हेलमेट, लाइन टेस्टर,
है ना। तो इस तरह के उपकरण उसके पास में होने चाहिए जो भी आदमी बिजली का काम कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइव कंडक्टर को या बिजली पे काम करने के लिए नहीं कह सकता, जिस काम करने के लिए नहीं बोल सकता कि वो चलती लाइन पे काम करे। ऐसा रूल नंबर 36 में दिया गया है। तो रूल नंबर 36 कहता है कि हम जो भी काम करेंगे हमारे पास ये बिजली का काम करने के लिए दस्ताने, सेफ्टी शूज़ और लाइन टेस्टर और सेफ्टी बेल्ट वगैरह ये सारा होना चाहिए, और हमने चलती लाइन पे काम नहीं करना है। ठीक है। चल आई रूल नंबर 37 क्या कहता है कि जो क्रेनें हैं, क्रेन जो होती हैं ईओटी क्रेन, तो उनको पावर सप्लाई देने से पहले ये सुनिश्चित करना है कि उसका जो एमसीबी हो या जो भी हो, वो जहाँ पर वो चल रही है उस रेल के ट्रैक के ही पास में होनी चाहिए। और रेल और जो ट्रैक है ईओटी क्रेन का वो पूरी तरह से अर्थ होना चाहिए। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक है वो 2 जगह से अर्थ होना चाहिए ईओटी क्रेन का। ऐसा रूल नंबर 37 में कहा गया है। रूल नंबर 38 क्या कहता है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक फोटो है, इसमें एक पावर पॉइंट ये लगा हुआ है और पावर पॉइंट में 2 अलग अलग तार लगी हैं, तो इनको कहते हैं फ्लेक्सिबल वायर। तो इस तरह की फ्लेक्सिबल वायर का, जैसे ये आप देख रहे हो, ये जो इस तरह की फ्लेक्सिबल वायर हैं, इन फ्लेक्सिबल वायरों का यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो कि ये यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट तारों को ऐसे घुसा रखा है, तो ये इस तरीके से भी नहीं करना है। तो इसके लिए क्या है कि इससे क्या होता है कि अगर कोई काम कर रहा है, काम करने के दौरान उसको याद नहीं रहा, तो एक तार निकल के वो उस आदमी से टच हो सकता है और उसके साथ उसकी इंजरी हो सकती है। तो इसलिए इस तरह की घटना को रोकने के लिए इसमें एक 3 पिन टॉप लगाएं, और ये जो सिंगल वायर लगी हुई है इसकी जगह पे 2 कोर की अच्छे इंसुलेशन वाली केबल का उपयोग करें। ऐसा रूल नंबर 38 में कहा गया है। इलेक्ट्रिक एक्ट 43 क्या कहता है कि जहाँ पर भी बिजली का सब स्टेशन है, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है या जनरेटर लगा है या जहाँ से पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वहाँ पर ये एक फायर बकेट है। फायर बकेट के अंदर इसमें रेत पड़ा होता है, तो ये इस तरीके से रखी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर इन केस ऑफ फायर, अगर फायर हो जाती है, तो फायर जब एक जगह से दूसरी जगह की ओर ट्रेवल करती है, तो हम ये जो हमारे रेत की बाल्टी हैं, ये वहाँ पर क्या करती हैं, फायर बैरियर का काम करती हैं। तो हम क्या है कि इसके अंदर जो रेत है, इन बाल्टियों के अंदर जो रेत है, उस रेत को हम जो है डाल देंगे, जिससे आग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है। और उसका हम समय समय पर चेक करते रहेंगे कि उसके अंदर जो है वो जो रेत है वो ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर हमें फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाने हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और कम से कम एक बार, वर्ष में कम से कम एक बार, मतलब सालाना कम से कम एक बार, सभी जितने भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर हैं या फायर फाइटिंग के लिए जो हमने बकेट रखी हुई हैं, इनका प्रॉपर तरीके से चेक करना अनिवार्य है, और इसका हमें रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। ऐसा रूल नंबर 43 में दिया गया है। और क्या कहता है रूल नंबर 43 के, इसमें जहाँ पे भी बिजली का पावर स्टेशन है या सब स्टेशन है, या जहाँ पर पावर ट्रांसफ़र हो रही है या कहीं चेंज ओवर हो रहा है,
तो वहाँ पर हमें एक छोटी सी अलमारी में या अलग से फर्स्ट एड बॉक्स हमें वहाँ पर रखना होगा, और उस फर्स्ट एड बॉक्स में बीटाडीन और ये जो एक पट्टी और ये चीज़ें रखना, प्राथमिक उपचार वाली चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। और जो आदमी वहाँ 24 घंटे रहता है उस आदमी को फर्स्ट एड की जानकारी और उसके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, जो भी आदमी उसके लिए नियुक्त है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 44 क्या कहता है कि बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति की बहाली हेतु कि अगर किसी आदमी को बिजली का झटका लग गया है तो उस झटके से किस तरीके से उसको बाहर निकाला जा सकता है, क्या उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट देना है, इसके बारे में एक चार्ट का लगा होना वहाँ बहुत ज़रूरी है, जिसमें सारी की सारी प्रक्रिया दिखाई गई हों, और उस चार्ट के बारे में हर आदमी को उसकी ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। ऐसा रूल नंबर 44 कहता है। ये रूल नंबर 44 में ये भी है कि हर एक जहाँ पर पावर ट्रांसमिशन हो रहा है या जहाँ पे पावर हाउस बना हुआ है या जहाँ पर बिजली का एक सब स्टेशन है, वहाँ पर एक कृत्रिम श्वसन यंत्र भी होना चाहिए कि इन केस अगर किसी आदमी की सांस चली जाती है तो उसको हम कृत्रिम सांस देने के लिए रेस्पिरेटर, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर का यूज करके उसकी जान को बचाया जा सके। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 45 क्या कहता है कि कोई भी आदमी लैंप, पंखे, फ्यूज, स्विच और कम वोल्टेज वाले घरेलू उपकरणों और फिटिंग को छोड़कर बाकी कोई भी काम किसी भी मशीन पर या मशीनरी पर काम नहीं करेगा जब तक कि उसके पास में उस काम को करने के लिए जो डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है उसका लाइसेंस न हो। ऐसा रूल नंबर 45 में बोला गया है कि जो सिर्फ कोई भी आदमी लैंप, पंखे, फ्यूज, स्विच और कम वोल्टेज वाले घरेलू उपकरणों और फिटिंग को कर सकता है, उसके लिए उसे किसी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये 45 में ये कि आदमी के पास विद्युत ठेकेदार या तो उस काम को विद्युत ठेकेदार करेगा या सुपरवाइजरी लाइसेंस वाला व्यक्ति बाकी कामों को करेगा। और रूल नंबर 45 ये भी कहता है कि 5 साल में कम से कम एक बार जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण में जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, लिफ्ट लगी है तो लिफ्ट हो गई, तो 5 साल के बाद में इसका जो है निरीक्षण किया जाएगा और ये निरीक्षण सेफ्टी ऑफिसर करेगा, सेफ्टी इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाएगा, जिसका भुगतान कंपनी मालिक करेगा। रूल नंबर 48 कहता है कि उच्च वोल्टेज में भारतीय मानक के हिसाब से IR वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू होनी चाहिए। 1 मिनट की अवधि के लिए प्रत्येक लाइव कंडक्टर और अर्थ के बीच में 1000 वोल्ट का अगर हम मेगार यूज कर रहे हैं तो उसका जो इंसुलेशन प्रतिरोध है कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। कि अगर हम जैसे किसी केबल का मेगर कर रहे हैं, ST लाइन की अगर वो है, तो उसे चेक करने के लिए 1000 वोल्टेज का मेगर होना चाहिए और उसकी मेगर वैल्यू कम से कम 1 मेगा ओम होनी चाहिए। अगर उससे कम मेगा ओम है तो वह केबल सही नहीं मानी जाएगी। रूल नंबर 48 मध्यम और निम्न वोल्टेज के लिए ये है कि 1 मिनट की अवधि के लिए प्रत्येक लाइव कंडक्टर और पृथ्वी के बीच में, अर्थ के बीच में 500
वोल्ट का हम मेगर लेंगे और उसकी जो वैल्यू है वो 1 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मेगर का है कि हमें जो वैल्यू चेक करनी है केबल की वो 1 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये भी मेगर वैल्यू के ही बारे में है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 50, इसमें यह है कि जहाँ पर हमारी एचटी लाइन लगी हुई है, जहाँ भी हमारी एचटी लाइन है, तो उस एचटी लाइन के पास में हमें एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर देना पड़ेगा। मीटर के बाद सप्लाई सीधी उसी में आएगी। तो ये रूल नंबर 50 के अंतर्गत आता है। ठीक है, रूल नंबर 50 के अंतर्गत ये भी होता है कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर के मामले में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के साथ जुड़ा हुआ स्विच रहेगा। ठीक है, और इसका जो स्विच जो भी हम यूज़ करेंगे स्विच गियर, वो ऑटो ऑफ होना चाहिए कि अगर हमारी लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है या मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण कोई दिक्कत आती है तो वो सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाए। और दूसरा एक और इसमें रूल है कि जहाँ पर अगर हमारा लो वोल्टेज का भी स्विच गियर लगा है तो वो लो वोल्ट का भी स्विच गियर ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रही है तो वो स्विच गियर ऐसा होना चाहिए कि हमारी जैसे ही पावर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो स्विच गियर ऑटो ऑफ होना चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 61 क्या कहता है? ये अर्थिंग के बारे में बताया गया है कि अर्थिंग का प्रतिरोध जो है कम से कम होना चाहिए और हमें किसी अधिक अच्छी वैल्यू लेने के लिए, अर्थिंग की अच्छी वैल्यू लेने के लिए हम उनको एक साथ, दो अर्थिंग इलेक्ट्रोडों को एक साथ जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो 125 वोल्ट से अगर कहीं कम वोल्टेज है तो वहाँ पर हमें अर्थिंग की आवश्यकता नहीं है, ऐसा रूल नंबर 61 में कहा गया है। और रूल नंबर 61 ये कहता है कि प्रत्येक जनरेटर, मोटर और पोर्टेबल मोटर ट्रांसफार्मर के धातु भाग जितने भी हैं वो उनको अर्थ करना अनिवार्य है। मतलब सभी को अर्थ किया जाएगा। तो ये था हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। तो अगर आप और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम इसमें कि फायर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक कंपनी के अंदर, एक इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन से रूल हैं जो एप्लीकेबल होने चाहिए और जो होते हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।